विजयनगर के जंगल में मुशिका नाम का एक चालाक चूहा रहता था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था और अचानक बारिश और तूफान आ गया। मुशिका छुपने की जगह खोजने लगा। तभी उसे नीचे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा गिरा मिला और जैसा कि चूहों की आदत होती है, वो हर किसी चीज को जो उनके काम आ सकती है उसे अपने पास जमा कर लेते हैं। मुशिका ने भी वही किया और लकड़ी का टुकड़ा लेकर बारिश थमने पर आगे चल पड़ा। ये बारिश को भी आज ही आना था। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, मेरी सारी लकड़ियां पानी में भीग के गीली हो गई। अब मेरा चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं ये कच्चे मटके कैसे सुखाऊंगा? मटके राजमहल पहुंचाने हैं। अगर समय पर नहीं गया तो महाराज क्रोधित होंगे। समस्या तो गंभीर है, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम तो खुद एक चूहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? देखो, मेरे पास ये सूखी लकड़ी है जिसकी मदद से तुम आग लगा सकते हो। फिर चूल्हा भी जल जाएगा और उसमें मटका भी सूख जाएगा। हाँ? तुम्हारा भला हो। रुको, लकड़ी के बदले मुझे क्या दोगे ये तो बताओ। ये चूहा मांग मांग के क्या ही मांगेगा। अच्छा, जो तुम चाहो ले लो। ऐसे नहीं, वचन दो। कहीं बाद में तुम अपनी बात से मुकर गए तो? वचन देता हूँ। ठीक है, फिर ये कद्दू मुझे दे दो। क्या? कद्दू? पर इतना बड़ा कद्दू तुम ले कैसे जाओगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लकड़ी ले लो और इस कद्दू को संभाल के रखना, मैं बाद में ले जाऊंगा। और याद रखना, तुमने वचन दिया है। इतने दुखी क्यों हो भाई? तो क्या करूं? इस तूफान ने मेरी भैंस को डरा दिया। अब वो दूध ही नहीं दे रही। अगर दूध नहीं बेचूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? तुम्हारी समस्या भी गंभीर है, पर मेरे पास इसका भी समाधान है। क्या कहा? तुम्हारे पास? पर तुम तो एक छोटे से चूहे हो। पर मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू है। चाहो तो तुम उसे ले सकते हो और उसका स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो। क्या? सच में? कहाँ है कद्दू? कद्दू तो मिल जाएगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे ले लो। ऐसे नहीं, पहले वचन दो। मैं वचन देता हूँ। अब जल्दी से कद्दू मुझे दे दो। ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ। आ गए अपना कद्दू लेने। वो देखो, सुरक्षित रखा है। क्यों भैया, कहीं तुमने भी तो इसे कोई वचन नहीं दे दिया? अब हाँ, दिया तो है। फिर तो तुम गए काम से। पता नहीं अब ये जमीन, जायदाद, सोना, घर क्या मांग ले तुमसे। ये कद्दू उठाओ और मुझे जो चाहिए वो देकर अपना वचन निभाओ। क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। हाँ। देखो, मुकर मत जाना, तुमने वचन दिया है। ठीक है, ले जाओ। इस तरह मुशिका ने बड़ी चतुराई से कद्दू के बदले दूध वाले से भैंस का व्यापार कर लिया। और इस तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब मुशिका घूम रहा था तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी जहाँ शादी का माहौल था। शादी का माहौल है, फिर भी आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या कोई समस्या है? हाँ? छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। शादी की खीर बनाने के लिए दूध ही नहीं आया। अब बिना खीर के मेरे शादी का खाना अधूरा ही रह जाएगा। बस इतनी सी बात। मेरी भैंस ले लो और जितना चाहिए दूध निकाल लो।
पर बदले में तुम्हें भी कुछ मुझे देना होगा। हाँ हाँ हाँ, जो चाहिए ले लो। यहाँ एक से एक पकवान बने हैं, जो चाहे जितना चाहे खा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, कुछ और। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा वचन है। वचन से पीछे तो नहीं हटोगे ना? हाँ? कभी नहीं। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो। तुमने सबके सामने वचन दिया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुकिए, छोड़ दीजिए इसे। मैं इसके साथ जाऊंगी। आखिर आपने वचन दिया है, और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ऐसी हरकत ये किसी के साथ नहीं करेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी। दुल्हन बहुत बुद्धिमान थी। कुछ सोचकर वो चूहे के साथ चल पड़ी। चूहा भैंस को वहीं छोड़ दुल्हन के साथ अपने बिल की तरफ चल पड़ा। व्यापारी हो तुम मेरे जैसा। हाँ, एक छोटी सी लकड़ी से कद्दू, कद्दू से भैंस और भैंस से दुल्हन। वाह, क्या व्यापार किया है मैंने। आज से यही तुम्हारा घर है। सुना है इंसान तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं, आज तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ, लड्डू बनाने का सामान कहाँ है? नारियल, घी, गुड़ बताओ कहाँ है? वो तो नहीं है। तो क्या लड्डू मिट्टी से बनाऊं? ओह, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से कैसे बचूं मैं? जल्दी से मेरे बिल में घुस जाओ। बिल में? पर कैसे? इसमें मैं क्या, मेरे पैर भी नहीं घुसेंगे? ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, खुद बिल में आराम से रहोगे और मुझे भीगने के लिए पेड़ पर चढ़ने बोल रहे हो? कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई तो? ठीक है, पास वाले मंदिर में जाकर छुप जाओ, ताकि चोर आके मेरे सारे गहने लूट ले। अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाए हैं क्यों? अरे ये क्या बला है? इसको लाने से तो अच्छा था मैं भरपेट खाना खा ही लेता। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मित्रों को बुला लूं, वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो करना है करो। पक्का ना? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए। अरे ये क्या मुसीबत ले आया हूँ मैं। अच्छा, वचन देता हूँ। हाँ, ये कहाँ से आ गए? यही तो है मेरे मित्र, राम और श्याम। मित्रों, मेरी रक्षा करो। भागो! मुझसे गलती हो गई, तुम वापस जाओ। पक्का ना? बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं वचन देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारे मित्रों को भी लेकर जाओ। मुशिका को बिल में छोड़ दुल्हन अपने घर वापस चली गई और बेचारा मुशिका इतने व्यापार करने के बाद में भी खाली हाथ रह गया। किसान और रूमा बहुत बूढ़े थे। उन्होंने सालों साल दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए, जिससे वो अपना तीर्थ जाने का बरसों का सपना पूरा कर सकें। आखिर दिन रात पसीना बहा बहा के सिक्के जमा हो ही गए निचोड़ के। तीर्थ को निकलने से पहले किशन अपनी सिक्कों की पोटली अच्छे से छुपाता है, क्योंकि जिस रास्ते से किशन और उमा जाने वाले थे वो रास्ता चोरों और लुटेरों से भरा पड़ा था। मैं थक गया हूँ, अब तुम संभालो इस सिक्कों की पोटली को। मेरे सिक्कों की पोटली। अरे बचाओ! भालू!
मुझे छोड़कर तुम्हें इस पोटली की पड़ी है। मुझे कोई ले जाता तो। अरे तुझे कौन ले जाएगा? इसमें सिक्के हैं। अगर ये चले जाते तो हम कहीं के नहीं रहते निचोड़ के। लगता है यहाँ चोरों से ज्यादा तो जंगली जानवर हैं। मैं तो कहती हूँ रात यही कहीं रुक जाते हैं। अंधेरे में चोरों और जानवरों के डर से किशन और उमा ने रात पास के ही किसी होटल में गुजारने का फैसला किया। भैया सुनो, कोई सस्ता सा अच्छा कमरा मिलेगा निचोड़ के? हाँ मिलेगा ना। अपनी पोटली यहाँ रख दो और चलो मेरे साथ। पोटली? नहीं भैया, ये पोटली तो हमारे साथ ही जाएगी। ठीक है चलो फिर। ये रहा तुम्हारा कमरा। पर किशन को पोटली की इतनी चिंता करते देख बिमलेश को शक हो गया कि उनकी पोटली में जरूर कोई कीमती चीजें या सिक्के हैं। इनके सोते ही इसे चुरा लेना। इतने बूढ़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इधर किशन पोटली को तकिए की तरह सर के नीचे रखकर सो गया और फिर उसी रात बिमलेश और उसकी पत्नी ने वो पोटली चोरी कर ली। मेरी पोटली, मेरे सिक्के, मैं लुट गया उमा। क्या हुआ? कौन है? हमारा सारा सामान सिक्के चोरी हो गए। ये जरूर उस सराय के मालिक का काम है। कल भी वो पोटली अपने पास रखने की बात कर रहा था। चलो हमारी पोटली वापस करो। हमें पता है तुमने ही चोरी की है। चोरी? और मैं? एक तो रहने के लिए जगह थी और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो। मंत्री जी, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारी सालों की जमा पूंजी उस सराय वाले विमलेश ने चोरी कर ली। हमें महाराज से न्याय दिलाइए। पर ये हुआ कैसे? तो बिमलेश बोलता है उसने चोरी नहीं की, तुम बोलते हो कि चोरी उसी ने की है, पर तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, मेरे पास इसका उपाय है। न्याय जरूर मिलेगा। तो फिर जल्दी उपाय बताइए। पहले तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, आप बस कार्य बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे पास एक ढोल है, उसे मेरे घर से उठाकर राजमहल तक लाना है। पहले तुम ये कार्य कर लो, फिर यही कार्य बिमलेश को भी करना होगा। और एक और बात, वो ढोल थोड़ा भारी है तो उसे संभाल कर लेकर आना। जैसी आज्ञा महामंत्री। किशन और उमा सुबह सुबह मंत्री के घर से ढोल लेकर राजमहल की ओर जाने लगे। ये ढोल तो बहुत ही भारी है। अब न्याय मांगने गए थे पर महामंत्री ने तो हमें ही सजा दे दी। लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि हम तीर्थ यात्रा करें। सिक्के तो गए, अब घर चलते हैं वरना प्राण भी जाएंगे। सही कहा, पर महामंत्री का कार्य तो करना ही होगा। चलो निचोड़ के। दोनों ढोल लेकर राजमहल पहुँचे। मंत्री जी के घर से लेकर आए हो ना, वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सारंगा ने यही कार्य बिमलेश को दिया। बिमलेश अपनी पत्नी के साथ ढोल को मंत्री के घर से लेकर जाने लगा। चलो चलो बिमलेश जी, जल्दी आगे बढ़ो। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अकेले ढोल उठाकर कमर अकड़ गई। थोड़ी मदद तो करो। अच्छा, चोरी की तुमने और ढोल मैं उठाऊं? अरे पर चोरी करने को कहा तो तुम ही नहीं था ना। नहीं।
ठीक है, ढोल का ध्यान रखना। मैं पानी पी कर आता हूँ। जब तक विमलेश पानी पीने गया, उसकी पत्नी आंखें बंद करके आराम करने लगी। तभी अचानक से ढोल उछल उछल के आगे पीछे जाने लगा। अरे ढोल भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, कोई पकड़ो, पकड़ो उसे, ढोल को पकड़ो, ढोल भाग रहा है। ढोल उठाए तो नहीं, लेकिन पकड़ तो सकती थी। एक काम भी नहीं होता तुमसे। अच्छा, चोरी करते समय इसका ध्यान नहीं आया? अब जल्दी चलो, वरना महामंत्री हमें ही चोर समझ के सजा दे देंगे। अरे रुको रुको। विमलेश और उसकी पत्नी किसी तरह ढोल लेकर राजमहल तक पहुँचे, जहाँ किशन और उमा पहले से ही मौजूद थे। तुम लोग अभी तक यही हो? लगता है सजा पाने के बाद ही मानोगे, हैं? महामंत्री जी, हाँ, मैं देखा मेरे जादुई ढोल का कमाल। इस ढोल ने तुम्हारी पोल खोल ही दी। कौन सी पोल? वही जिसके लिए अभी तुम दोनों लड़ रहे थे, और मैं ढोल के अंदर बैठा सब कुछ सुन रहा था। अब इज्जत से किसान के चुराए हुए सिक्के वापस कर दो, या कारागार में जाने की तैयारी कर लो। धन्यवाद महामंत्री जी। और इस तरह विमलेश को किशन के चुराए हुए पैसे वापस करने पड़े, और किशन और उमा खुशी खुशी अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस साल विजयनगर में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल था। लगता है अगले 5 साल की ठंडी इसी साल पड़ जाएगी। शुद्ध घी में नकली घी मिला के मुनाफा कमाना तो कोई उड़नका से सीखे। ये क्या कर रहे हैं सरकार? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरा सारा घी गिरा दिया पाई पाई तोड़ के, और कहते हो कुछ नहीं किया। अब इसे साफ कौन करेगा? पर मैं तो अब मुंह चलाना बंद करो और हाथ चलाओ। ग्राहक आने का समय हो गया है। दुकान की ऐसी स्थिति देखकर अगर ग्राहक बाहर से ही लौट गए तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा पाई पाई जोड़ के। अब खड़े खड़े देख क्यों रहे हो? जल्दी से साफ करो। उडांका के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ गए, और उन्हीं में से एक महामंत्री सारंगा भी था। उडांका जितना चतुर और धूर्त था, सारंगा उतना ही बुद्धिमान, जो अपने सही न्याय के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। कपड़ा लो और अच्छे से साफ करो पाई पाई जोड़ के। कपड़ा वो कहाँ से लाऊं? ये क्या पहना है? कुर्ता? तो कुर्ता उतार के उसे साफ करो। पर मेरे पास ये एक ही कुर्ता है, फिर मैं क्या पहनूंगा? वो सब मुझे नहीं पता। अब जल्दी करो, अगर मेरा थोड़ा भी नुकसान हुआ तो देख लेना। जब उडांका ने रमन को अपने एकमात्र कुर्ते से सफाई करने को बोला, तो सारंगा ने उडांका को सबक सिखाने की सोची, और वो आगे आया। रुको, महामंत्री जी, आप? तुम ठीक कह रहे हो डंका। गलती रमन की है, इसने तुम्हारा नुकसान किया है, और इसको सफाई करके इसकी भरपाई करनी ही होगी। महामंत्री की जय हो। मैं भी यही कह रहा था पाई पाई जोड़ के। रुको, अभी मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। रमन अपना कुर्ता उतार के सफाई जरूर करेगा, पर तुम्हें भी इसके जाने के बाद इसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
मतलब मैं तब से तुम्हारी बात सुन रहा था कि कैसे तुम तब से रमन को अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया बोल रहे हो, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। वैसे ही अगर अपने कपड़े खोलने से रमन को ठंड लग गई और अगर ये बीमार हो गया और भगवान ना करे अगर इसे कुछ हो गया तो इसके परिवार का क्या होगा? अपने परिवार में बस यही एक कमाने वाला है। मगर मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। अब अगर मगर छोड़ो उदंका, ये बताओ रमन से दुकान की सफाई करवानी है या नहीं? चलो चलो रमन, अपना कुर्ता उतारो और उदंका की इच्छा पूरी कर दो, वरना अगर इसका नुकसान हो गया तो। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा रमन, गलती मेरी ही थी। तुम जाओ 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 जाओ, सफाई मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, वैसे क्या गिराया है इसने? घी है। ये तो नकली है। तुम राज्य में नकली घी का व्यापार करते हो? महामंत्री, ये हमेशा हमें मिलावटी सामान बेचता है। अब समझा, मैं इसी की मिलावटी घी के कारण बीमार पड़ा था। मैं भी, मेरा परिवार भी। उदंका, तुमने मिलावटी घी बेचकर घोर अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे न्याय विद्या के अनुसार तुम्हें इसकी 3 सजाएं मिलनी चाहिए। क्षमा महामंत्री, मैंने तो सुना था कि आपका न्याय कभी गलत नहीं होता, पर ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक गलती की 3 सजा, ये कैसा न्याय हुआ? ठीक है, सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी, पर तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम 3 सजा में से 1 सजा चुन सकते हो। कौन सी 3 सजा? या तो तुम अपने दुकान में रखा ये सारा घी खुद पियो, या तो 100 कोड़े खाओ, और वो भी नहीं तो तुम्हें 1000 सोने के सिक्के उन लोगों को देने होंगे जो तुम्हारे मिलावटी घी के कारण बीमार पड़े हैं। अब बताओ, कौन सी सजा स्वीकार है? कोड़े खाना तो उडांका के बस की बात थी नहीं, और 1000 सिक्के तो उस कंजूस के लिए बहुत ही ज्यादा थे। बहुत सोच समझकर उसने सोचा कि घी पीना ही सबसे आसान होगा। सजा शुरू की जाए। एक डब्बा घी पीने के बाद ही उडांका की हालत खराब हो गई। रुक क्यों गए? और जैसे ही उसने दूसरे डब्बे का आधा घी पिया, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। महामंत्री, मुझसे ये नहीं होगा। आप मुझे कोड़े ही मार लीजिए, पाई पाई जोड़ के। जैसी तुम्हारी इच्छा। सिपाहियों, इसे अंदर ले जाकर कोड़े की सजा दो। उडांका ने कोड़े की सजा स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसके नाजुक और आलसी शरीर को बस आराम करने की आदत थी। कोड़े खाना उसके बस की बात नहीं थी। कुछ ही कोड़ों में ही अरे बचाओ पाई पाई जोड़ के। महामंत्री, मुझे क्षमा करो, मैं 1000 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। ये कोड़े बरसाना बंद कीजिए पाई पाई जोड़ के। इस तरह एक एक करके सारंगा की निर्धारित 3 सजा उडांका को मिली और प्रजा को न्याय मिला। सब सारंगा की जय जयकार करने लगे।
और उसके बाद उडांका ने भूल से भी कभी किसी को मिलावटी घी नहीं दिया। अरे ये तो भारी नुकसान हो गया पाई पाई जोड़ के। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.